ओके, सो नाइन्थ पॉइंट है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स ना। ऑडिटर का एक और ड्यूटी क्या है कि आपको असेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। नाउ वर्ड हमेशा याद रखना, फिजिकल वेरिफिकेशन, इसे क्या बोलते हैं, क्या लाइक कैश है ना। आप मुझे बोलते हो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है कि भाई 31 मार्च को आपके पास में 10 लाख रुपीस का कैश बिजनेस में पड़ा था, ठीक है। तो इसको मुझे चेक करना पड़ता है, एक ऑडिटर को इसको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि रियल में आपके यहाँ पे 31 मार्च को 10 लाख का कैश था या नहीं था। इसे बोलते हैं, रियल में जाकर के चेक करने को बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा है कि हमारे यहाँ पे 10 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था, मान लो टीवी के अंदर अपन डील करते हैं और हमारे पास में अप्रोक्स 100 क्या थी, टीवीज अवेलेबल थी उस 31 मार्च को। तो एक ऑडिटर का ये ड्यूटी है कि वो उस 31 मार्च को जाकर के क्या करे, उन टीवीज का फिजिकल वेरिफिकेशन करे कि रियल में आपके पास इतना टीवी अवेलेबल भी था या नहीं था, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताती हूँ कि एक ऑडिटर के पास, मैंने कहा था कि 60 ऑडिट्स होती है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि वो हर जगह पे जाकर के 31 मार्च को, क्योंकि रात को 12 बजे आपको रियल इन्वेंट्री पता चलेगी, तब तक तो ट्रेडिंग होता रहेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 1 अप्रैल को सुबह सुबह है ना जाकर के वो क्या करे, सबका फिजिकल वेरिफिकेशन करे। तो आप लोगों ने ऐसा कभी तो अकाउंट्स के अंदर कैलकुलेशन पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लो हम 10th ऑफ अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए, ठीक है। 10th ऑफ अप्रैल को मेरे पास में 1500 टीवी अवेलेबल था, ठीक है। मैंने काउंट कर लिया, मैं गई आपके क्लाइंट प्लेस पे गई और मैंने काउंट किया, 1500 टीवी आपके पास में उस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल था। बिफोर माय फिजिकल वेरिफिकेशन ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 10th अप्रैल, है ना, आपने गुड्स परचेज किए थे, यानी आपने टीवी परचेज करी थी 100 टीवी। और इस पर्टिकुलर टाइम में, यानी 1 अप्रैल टू 10th अप्रैल के बीच में ही आपने टीवी सेल किया था 80 टीवी आपने सेल किया था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 31 मार्च को आपके पास में कितना टीवी होना चाहिए था? यस, 1520। कैसे कैलकुलेट किया? मेरे पास में 10 अप्रैल को 1500 टीवी थी, ठीक है। तो जो मैंने परचेज करे 100 टीवी, क्या ये मेरे पास में 31 मार्च को होंगे? नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। तो मैंने क्या कर, माइनस करें। और डिस्टर्बेंस आ रहे किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक्स ऑफ करें। हाँ सैम, हसीन, ओके। क्या ये 100 टीवी मेरे पास में होगा 31 मार्च को? इसको मैंने परचेज कब किया है? आफ्टर 31 मार्च। तो मेरे पास 31 मार्च को ये मेरे स्टॉक के अंदर नहीं होगा। जो मैंने सेल कर दी 80 टीवी, क्या ये मेरे पास में 31 मार्च को स्टॉक में होगी? यस मैम, होगी ना। तो ये प्लस करूंगी मैं 80 टीवीज, ओके। तो मेरे पास में एज ऑन 31 मार्च टोटल कितना टीवी अवेलेबल होगा? 1520।
कैसे 1520 आ रहा है आपका? 15 में से 100 80 आ रहा है मैम। 14 ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो एक ऑडिटर ऐसे कैलकुलेशन करता है और उसने क्या फाइंड आउट किया, आज की डेट से वो बैक गया है ना, उसने कुछ भी और नहीं किया, वो आज की डेट से क्या चला गया, पीछे बैक चला गया ना। मेरे अकॉर्डिंग आपका 31 मार्च को स्टॉक होना चाहिए 1480। मैंने एक्चुअलिटी पे बात करी है ना, कुछ भी आपके फिगर्स नहीं देखे। मैं आई उस दिन, मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, रियल परचेज बिल्स निकाले, सेल बिल्स निकाले और काउंट किया कितना टीवी आया कितना टीवी गया और उनको एडलेस कर लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके पास में 31 मार्च को कितने रुपए होने चाहिए, सॉरी कितनी टीवी होनी चाहिए, 1480 टीवी आपके पास में होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, आपके अकॉर्डिंग 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना टीवी आ रहा है उसका नंबर देख लूंगी। अगर इससे ऊपर नीचे है तो मैं क्वेरीज करूंगी कि भाई क्यों कम ज्यादा आ रहा है, हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो आपको मुझे क्या चली गई मैम, हेलो, ना ऑडिबल बीच में आवाज जा रही है। ओके, अब ऑडिबल है? यस है ना? यस तो मैम। अगर मेरी टीवी के अगर मेरी ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन से नंबर ऑफ टीवीज निकल के आई है, अगर ये मेरा मिसमैच होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स से, तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वेरीज करेगा कि आपका मिसमैच क्यों हो रहा है, ठीक है, और अगर मैच हो जाता है तो वो सारी चीजें ओके हो जाएगी। क्लियर? तो ऑडिटर का 9th ड्यूटी क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। समझ में आया? यस मैम। ओके, एक मिनट, किसी की कोई क्वेरी है? चैट बॉक्स में देखते हैं। $1400 में 80 इंक्लूडेड होगा। कैसे इंक्लूडेड होगा तरुण? 10 अप्रैल को मेरे 80 टीवी तो सेल हो चुके हैं ना, तो जब मैं क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करने जाऊंगी तो 80 तो अवेलेबल नहीं होगा ना उस समय मेरे पास। जैसे मानो मॉर्निंग में मैंने आपको 10 चॉकलेट्स दिया था, आपने ड्यूरिंग द डे कुछ चॉकलेट्स खा ली, ठीक है, और मैं शाम को वापस आई कि बता तूने पूरे दिन में कितनी चॉकलेट्स खाई, तो आप तो झूठ बोल सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगी, आपकी रिमेनिंग चॉकलेट्स यहाँ रख दो। आपने रिमेनिंग रखी 2 चॉकलेट्स, है ना, तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगी, आपने टोटल ड्यूरिंग द डे कितनी चॉकलेट्स खाई, टोटल 8 चॉकलेट्स खा ली आपने। तो वही चीज यहाँ पे मैंने करी है। जब मैं 10 अप्रैल, सेल डेट कब की है? सेल डेट ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल है। समझे तरुण? यस मैम। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, टैक इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स आप लोगों को मैंने समझाए थे। क्या होते हैं? यस, इंटरनल कंट्रोल्स। इसमें सेफ्टी गार्ड्स वगैरह जो हाँ, भी यूज हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा या वो सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया, गार्ड वगैरह रख और डाउन लेना। पे स्टोर कीपर। तो अपन ने पढ़ा था ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का कि उसे उसकी चेकिंग करनी होती है। यस मैम, सेकंड ऑब्जेक्टिव है ना? तो ये हो गया हमारा 10th पॉइंट, चेक इंटरनल कंट्रोल्स। एक 11th पॉइंट भी लिख लो इसमें, कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ये एग्जाम्पल जिसको लिखना है वो लिख सकता है, बाकी सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था, तो मैं इसे अभी डिलीट कर रही हूँ। प्लीज अपने अपने माइक्स पे कंट्रोल रखे प्लीज। 11 पॉइंट क्या लिखा है? 11th पॉइंट मैंने लिखा है कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन विद। ठीक
ओके, यह सबको पता ही है, हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे 11 पॉइंट्स होते हैं जो ऑडिटर को ऑडिट करते टाइम पे चेकिंग करना होता है। क्लियर सबको, सब कुछ चीजें? यस मैम। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। कौन सा फर्स्ट पॉइंट? यस मैम। फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि जो भी आपने जर्नल के अंदर एंट्रीज लिखी है ना, लेजर के अंदर जो बैलेंसेस निकाले हैं, उनको आपको वेरीफाई करना है कि ये सारी चीजें बैलेंस शीट के अंदर एकदम करेक्टली जा रही है या नहीं जा रही है, ट्रेडिंग पी एंड एल के अंदर करेक्टली जा रही है या नहीं जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लेजर से मिस्टर ए का अकाउंट आता है 1 लाख रुपीज, है ना, कहीं आपने बैलेंस शीट के अंदर इसे 10,000 तो नहीं लिख दिया है, या फिर आप इसे पोस्ट करना तो नहीं भूल गए हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो ये चीज आपको चेक करनी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट, वेदर दे आर इन कंफर्मिटी विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मींस वो मैच हो रहे हैं क्या आपके जर्नल और लेजर से। ओके ओके मैम। नाउ नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ऑडिट। मैम ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब बताया नहीं आप। कौन सा नहीं बताया? हाँ सॉरी, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अच्छा, मैं कुछ भूल जाती हूँ तो याद दिला दिया करो, है ना। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट का क्या मतलब होना चाहिए? हेलो, मैं पूछ रही हूँ। मैम आ रही है। ओके, मैं पूछ रही हूँ आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पूर्ण जानकारी। मैम रियल, रीजनेबल, मतलब क्वांटिटी से बोल सकते हो? लिमिटेड। यस मैम। क्वांटिटी से बोल सकते हो ना कि सफिशिएंट मतलब इतना हो जाए मेरे पास में कि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं, राइट, है ना। और अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होगा? एग्जैक्ट मैम, मतलब रेलिवेंट, है ना, रेलिवेंट होना चाहिए वो। तो अप्रोप्रिएट मतलब होता है रेलिवेंट, कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। तो अब जैसे मानो, एक एग्जांपल देती हूँ, मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 15 लाख रुपए का सेल हुआ है, 15 लाख रुपए का सेल हुआ है, ठीक है। मैंने कहा मुझे इस 15 लाख रुपए सेल का एविडेंस चाहिए, मुझे इस 15 लाख रुपए की सेल का एविडेंस चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट सेल एविडेंस क्या होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग? सेल्स बुक, सेल्स बिल्स, है ना। सेल्स बिल जो होता है वो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट एविडेंस होता है, क्योंकि यही हमें रेलिवेंट है कि बिल सेल हुई है या नहीं हुई है, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। नाउ जो रियल में क्लाइंट है वो मुझे बोल रहा है कि मेरे पास इसका सेल बिल तो नहीं है, आप क्या देख लो, इसका सेल्स एग्रीमेंट देख लो। एग्रीमेंट समझते हैं सब जने, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या ये सेल एग्रीमेंट मान लो ये सेल हुई है मेरी, कब हुई है ये सेल मेरी? 31 दिसंबर 2020 को हुई है ये सेल, है ना। नाउ ये सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया था मेरा 1 अप्रैल 2020 को। इस सेल एग्रीमेंट में लिखा था कि ड्यूरिंग द होल ईयर आप मुझे क्या करेंगे, 1 करोड़ का गुड्स सेंड करेंगे, सेल करेंगे, है ना। 1 करोड़ का आप मुझे गुड्स डिलीवर करेंगे, ये लिखा था सेल्स एग्रीमेंट में, जो एग्जीक्यूट हो गया था 1 अप्रैल 2020 को। नाउ मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे ये 31 दिसंबर पे जो 15 लाख रुपए की आपने सेल करी है इस पार्टी को, जो ये सेल एग्रीमेंट जिसके साथ हुआ है, उसका एविडेंस प्रोवाइड करो। तो क्लाइंट मुझे बोलता है कि आप क्या करो, देखो मेरे पास में बिल्स तो अवेलेबल नहीं है, पर ये देखो सेल एग्रीमेंट हुआ था हमारा 1 अप्रैल को, तो हमने प्रॉमिस किया था 1 करोड़ रुपए की सेल करेंगे, है ना। तो जितना भी देख लो, अब 1 करोड़ रुपए का सेल हुआ होगा, मेरे पूरे
ईयर के अंदर इनको 1 करोड़ का गुड्स गया होगा। क्या ये मेरे लिए रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस है कि रियल में No, सेल ma'am. हुआ मैम है? क्या आप इससे ये कंक्लूजन, एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट है, वो पास्ट में हम लोगों के बीच में हुआ था। अब रियल में ये चीज एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई, मुझे तो केवल और केवल किससे पता चलेगा? सेल्स बिल से पता इससे पता चलेगा। चलेगा। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंसेस जो भी ऑडिटर कलेक्ट करेगा वो क्या होने चाहिए? अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अप्रोप्रिएट मतलब रेलिवेंट होने चाहिए। रेलिवेंसी का मतलब समझ में आया सबको? Yes, ma'am. नाउ सफिशिएंट की बात करते हैं। ठीक है, सफिशिएंट की बात करते हैं। मान लो सेल्स बिल है, आपने मुझे सेल्स बिल लाके दे दिया। अनदर एग्जाम्पल पे पहुंची हूँ मैं, हाँ, इसको और इसको मिक्स मत करना। अप्रोप्रिएट के लिए पहले मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, अब आपको अप्रोप्रिएट खत्म हो गया, अब मैं सफिशिएंसी पे जा रही हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने, आपने कहा कि मुझे सेल्स बिल चाहिए, आपने मुझे दे दिया है ना, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे तो और चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेल्स बिल में कोई गड़बड़ है। जैसे मान लो आपकी सेल बिल पे आ रहा है कि 31 दिसंबर को आपने इस पार्टी को क्या किया था? गुड्स सेल किया था, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप बोल रहे हो कि ये जो गुड्स है मैंने सेल किया 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। ठीक है, तो नाउ मेरे मन में क्या आया? डाउट आया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि आप, ठीक है, अमाउंट मैच हो रही है, आपका पार्टी मैच हो रहा है, बट ये जो मिसमैच हो रहा है ना डेट वाला, वो मुझे थोड़ा कम समझ आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए? और ऑडिट एविडेंसेस चाहिए। तो जब तक ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है पूरा किसी ट्रांजैक्शन को लेकर के, वो आपसे क्या करता है? और ऑडिट एविडेंसेस मांग सकता है। अच्छा, वो यहाँ पे और एक्स्ट्रा ऑडिट एविडेंसेस कब मांगेगा? जब ऑडिट एविडेंसेस इंटरनल होते हैं। मैंने कल आपको समझाया था ऑडिट एविडेंसेस 2 टाइप्स के रहते हैं। कुछ तो होते हैं इंटरनल, हम खुद ही बनाते हैं। जब हम खुद ही बनाते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? इजीली मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और जब बाहर का ऑडिट एविडेंसेस रहता है तो उसके अंदर हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बाहर का ऑडिट एविडेंसेस, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेस, ओनली एक भी मिल गया ना मुझे तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। जैसे बैंक के अंदर मैंने पैसा जमा कराया 50,000 रुपए, ये मैं कहाँ से वेरीफाई कर सकती हूँ? बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकती हूँ, Yes, ma'am. है ना? समझ रहे हो ना? बैंक में मैंने पैसा जमा करवाया 50,000 रुपए, तो आपने घर पे पापा की या किसी की भी पासबुक देखी होगी, है ना? तो वो जो पैसा अपन जमा कराते ना, बैंक वाले उसे प्रिंट करके हमें पासबुक में देते हैं। ओके, तो ना पासबुक में आपने वो चीज देखी, तो क्या बैंक के ऊपर आपका कंट्रोल है? No, ma'am. नहीं है ना? बैंक तो वही चीजें आपको प्रिंट करके देगा जो रियल में उसके यहाँ से इन और आउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली एक बैंक स्टेटमेंट मेरे लिए सफिशिएंट है कि मैं उसके ऊपर रिलाई कर सकती हूँ, उसके ऊपर बिलीव कर सकती हूँ। मैं मोर एविडेंसेस मांगूंगी ही नहीं आपसे, क्योंकि वही क्या है? मेरे लिए सफिशिएंट है। बट सैलरी की बात करो, सैलरी इसको आपने 15,000 रुपए दिया, आप इसमें कितने भी घपले कर सकते हो, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो मैं वहां पे आपसे अनदर ऑडिट एविडेंसेस और कलेक्ट करना चाहूंगी। जैसे इसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए, टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा कराया, बताओ। ठीक है, इसी के अलावा इसके ऊपर पीएफ कटना चाहिए, पीएफ काट के गवर्नमेंट को जमा कराया, बताओ। तो इस तरीके से मैं अलग अलग जगह पे जाकर के एविडेंसेस कलेक्ट करने का क्या करूंगी? ट्राई करूंगी। तो वहां पे मेरे सफिशिएंसी यानी नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। कब इंक्रीज होंगे? जब मेरे इंटरनल ऑडिट एविडेंसेस होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि जो एक्सटर्नल एविडेंसेस होते हैं वो ओनली सिंगल भी मेरे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं सामने वाले को, वहां पे कोई भी इंटरफियरेंस हमारा नहीं चलता है। क्लियर? सफिशिएंसी का मतलब यस मैम। अपन ये नहीं बोल सकते कि एक
किसी चीज के लिए एक ही चीज सफिशिएंट है या किसी चीज के लिए 10 चीजें भी सफिशिएंट है ना, वो डिपेंड करेगा आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर, आपका एविडेंस जो है उसकी रिलायबिलिटी कितनी ज्यादा है उसके ऊपर सफिशिएंसी डिपेंड करती है। कोई भी नंबर ऑफ कहीं पे भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है कि 1 से काम चल जाएगा या 10 से काम चलेगा, ठीक है। ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, सफिशिएंट। आपकी वॉइस कम आ रही है। एकदम ओके वॉइस जा रही है आप लोगों को। इस बाकी स्टूडेंट्स नो मैम, कभी कभी स्लो हो जाती है। ओके, वो मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ ना तो थोड़ा स्लो हो जाता है मेरा पिच, इसलिए। ओके, क्लियर सबको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का मीनिंग? Yes, ma'am. यस मैम। है ना। अच्छा, ये वर्ड हमारे पूरी ऑडिट के अंदर काम आएगा। हाँ यस, मैं एक वापस बता दो ये किसका मतलब, किसका सफिशिएंट का इसका मतलब सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। वापस से बता देती हूँ। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है रिलेवेंट होना, ठीक है। जैसे आपका रियल लाइफ का कोई एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है ना, आपको उसका कोई ना कोई पेमेंट करना होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आए, आपने बात करी थी कि भाई क्या पेमेंट है और सारी चीजें बात हो गई। आपने उन्हें कह दिया कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है, मिड ऑफ दी बैच जब चल रहा होगा तब हम आपको पेमेंट कर देंगे। ये आप लोगों के बीच में क्या हो गई थी, बातचीत हो गई थी। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपसे कुछ भी सिग्नेचर करवाए या कुछ जो भी हो गया, उस पे आपने एक एग्रीमेंट रेडी हुआ आप लोगों के बीच में, या फिर एक फॉर्म था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आप मिड ऑफ द बैच में 15,000 का पेमेंट करेंगे, आप स्टार्टिंग के अंदर 15 का पेमेंट करेंगे और एंड के अंदर 15 का पेमेंट करेंगे, ठीक है। आपने वो साइन करके सर को पकड़ा दी शीट, है ना। 15,000 का पेमेंट आपका बैच स्टार्ट हुआ तब आपने कर दिया था। नाउ अब क्या हो रहा है, ईयर एंड हो गया, ऑडिटर ऑडिट करने आता है, आपने बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, आपने बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, ठीक है। अब ऑडिटर चेक कर रहा है कि मुझे इसके ऑडिट एविडेंस दो कि ये पैसा मिल गया, ठीक है। अब सर को मान लो गलतफहमी हो गई कि पैसा तो मिल गया था और सर ने क्या कर ली, एंट्री कर ली थी उसकी, ठीक है। तो अब सर अगर बोले कि ये एग्रीमेंट देख लो, इसने कहा था कि ये पैसा दे देगा तो दे दिया होगा, क्या करेक्ट है? नहीं ना, इनअप्रोप्रिएट है। ये जो एविडेंस है आपका स्टार्टिंग का, वो मेरे लिए क्या है, इनअप्रोप्रिएट है। मेरे लिए अप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होगा, जब आपने मुझे कैश दिया होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने आपको एक कैश रिसिप्ट दी होगी कि 15,000 रिसीव्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट बाय दिस पर्सन। ये जो लिखी हुई चीज होगी या ये जो मेरे पास में वाउचर होगा, वो मेरे लिए क्या होगा, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा। क्लियर? सफिशिएंट का मतलब होता है, सफिशिएंट का मतलब होता है कि ऑडिट एविडेंस, जो एविडेंस आप ले रहे हो उसकी रिलायबिलिटी के बेस पे हम ये देखते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए। ओनली एक एविडेंस ही मेरे लिए काफी है या मुझे मोर देन 1 एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए, इसे कहते हैं सफिशिएंसी। सफिशिएंसी मतलब क्वांटम से होता है कि आप कितने नंबर ऑफ एविडेंसेस से सेटिस्फाइड हो रहे हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, तो यस मैम। ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट वापस से अपना आएगा जब अपना एक चैप्टर ऑडिट एविडेंसेस आएगा, तब मैं इन डिटेल और पढ़ाऊंगी। अभी ये वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, इसलिए हमने इसे समझ लिया। और ये कीवर्ड है, जब भी हम ऑडिट एविडेंस लिखेंगे ना, उसके आगे ये वर्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हमेशा लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर सबको? क्लियर मैम। Ma'am. यस मैम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा है, और टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। ऑडिट के वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैम थोड़ा कल पढ़ा देना ना मैम, वो एग्जाम है। टाइम हो गया ना, 15 पे टेस्ट है ना। ओके चलो ठीक है, यहाँ से अपन कल स्टार्ट करते हैं फिर।
ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम फाइल शेयर कर देना। हाँ, फाइल में शेयर कर दिया।